मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है, दो तरीके से होती है ब्रीथिंग। एक तो हम इंस्पायर करते हैं, मतलब जब हम अंदर की तरफ एयर लेंगे, इसको बोलते हैं हम इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन। एंड जब हम इनसाइड लेंगे, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर इनसाइड। इनहेल करेंगे। और दूसरा जो होता है वो होता है एक्सपायरेशन। एटमॉस्फेरिक एयर जो क्या करेंगे, वो एक्सहेल करेंगे, ठीक है। एक्सहेल मतलब बाहर की तरफ हम लोग निकाल देंगे। तो ये जो काम होता है, ये कल हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, जिसे हमने बोला था कि एनाटॉमिकल सेटअप क्या होता है आपके लंग्स का, पढ़ा था कल एनाटॉमिकल सेटअप। What is anatomical setup of lungs? Anatomical setup of lungs is when you can change the volume of thoracic cavity. Thoracic cavity भी आपको मैंने बताई थी क्या होती है बच्चे, thoracic cavity। thoracic cavity आपकी कैविटी होती है, ठीक है। इस thoracic cavity में आप किस तरीके से अपने लंग्स जो है वो बड़े छोटे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको thoracic कैविटी बड़ी छोटी करनी पड़ेगी, और फिर आप अपने लंग्स को क्या करोगे, बड़ा छोटा करोगे। तो ये अपनों ने देखा था, और यही मैं आपको क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। सो अभी हम यही देखते हैं। तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इंस्पिरेशन पढ़ते हैं। और इंस्पिरेशन के लिए हमारे लिए क्या जरूरी है, इंस्पिरेशन के लिए कि आप किस तरीके से एयर को ब्रीथ इन करते हो या अंदर की तरफ लेते हो। तो उसके लिए चार चार जो मसल्स होते हैं वो काम में आते हैं। तो सबसे पहले चारों मसल्स के बारे में कल आपको बता दिया था। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, इंस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, ठीक है, अंदर ले रहे हैं एयर को। तो सबसे पहले इंस्पिरेशन करने के लिए बेटा अपनों को एक ग्रेडियंट मेंटेन करना पड़ता है, जिसको अपन बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, सबसे पहले प्रेशर तो आपको पता ही है, ग्रेडियंट में बता देती हूँ। ग्रेडियंट इज अ स्लोप। हर चीज ज्यादा से कम की तरफ जाती है, ये ध्यान रखो। कोई भी चीज जो है वो ज्यादा से कम की तरफ जाती है। सो दिस इज अ स्लोप। स्लोप को ही क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। हमेशा ये वर्ड आएगा ग्रेडियंट। तो हमें क्या करना है, कोई भी चीज ज्यादा से कम की तरफ आ रही है, आपकी कैविटी है, ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, अपने लंग्स प्रेजेंट है, यहाँ पर अपने क्या प्रेजेंट है, लंग्स भी प्रेजेंट है। तो मुझे दो चीजें करनी है इंस्पिरेशन के अंदर। एक तो मुझे आपकी थोरेसिक कैविटी और आपका बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, बाहर का क्या है, दिस इज एटमॉस्फेयर, ठीक है। मुझे क्या करना है इंस्पिरेशन में, कि मुझे एक फ्लो ऐसा तैयार करना है, या ऐसा मुझे एक स्लोप या ग्रेडियंट तैयार करना है, जिसमें से एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो आपके लंग्स के अंदर जा सके। तो मुझे क्या करना है, एयर को लंग्स में डालना है आपके, ठीक है। एयर इनटू लंग्स, आपके लंग्स में एयर आप मुझे डालनी है। तो मुझे इसके लिए क्या तैयार करना पड़ेगा, एक ग्रेडियंट तैयार करना पड़ेगा। सो ग्रेडियंट या स्लोप तैयार करना पड़ेगा। और इस स्लोप के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से कम की तरफ जाए प्रेशर, ठीक है। ग्रेडियंट यानी प्रेशर का चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे क्या चाहिए कि एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर, एटीएम लिख दो बस, ठीक है। एटमॉस्फेयर में मुझे प्रेशर क्रिएट करना है ज्यादा, ठीक है। और मुझे आपके जो थोरेसिक कैविटी है और जो लंग्स हैं, ठीक है, आपकी जो थोरेसिक कैविटी है और जो लंग्स हैं, उनमें प्रेशर क्रिएट करना है लो। तो मुझे ज्यादा से प्रेशर हमेशा कैसा जाता है, ज्यादा से कम की तरफ जाएगा। कोई भी चीज ज्यादा से कम की तरफ ही जाती है। एयर वगैरह हर चीज ज्यादा से कम की तरफ नेचुरली फ्लो होती है। तो मुझे एक्चुअली एयर आपके लंग्स में पहुंचानी है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपने साथ प्रॉब्लम क्या है, कि सिर्फ लंग्स ही बड़े छोटे नहीं होते। कल अपनों ने देखा था, लंग्स को मेरे को अगर साइज लंग्स की बड़ी करनी है, या मुझे लंग्स की साइज क्या करनी है, छोटी करनी है, तो या लंग्स में अगर मैं लंग्स की साइज इंक्रीज कर देती हूँ, सपोज, ठीक है, अगर मैं लंग्स की साइज क्या कर देती हूँ बच्चे, इंक्रीज कर देती हूँ। लंग्स की साइज क्या करनी है मुझे, लंग्स में बड़े कर देती हूँ,
ठीक है। तो लंग्स की साइज बड़ी होगी तो लंग्स में प्रेशर कम हो जाएगा, ये ध्यान रखो। लंग्स की साइज बड़ी होगी तो लंग्स में प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। किससे कम हो जाएगा, एटमॉस्फेयर जो आसपास है ना अपने एयर के प्रेशर से लंग्स में प्रेशर कम हो जाएगा। तो मुझे लंग्स का प्रेशर कम करना है, लेकिन लंग्स का प्रेशर कम करने के लिए मुझे लंग्स की साइज इंक्रीज करनी पड़ेगी। क्या इंक्रीज करनी पड़ेगी, लंग्स की साइज। तो अगर मैं लंग्स की साइज बड़ी कर देती हूँ तो लंग्स का प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। साइज बड़ी होती है तो प्रेशर कम होता है, ये ध्यान रखो, इसमें प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लंग्स की अगर साइज में इंक्रीज कर रही हूं, लंग की साइज जो है वो मैं क्या कर रही हूँ, इंक्रीज कर रही हूँ। ठीक है, तो लंग्स में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा। कौन सा प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे एक चीज और बताई थी कल आप लोग आपको मैंने, कि लंग्स अकेला बड़ा या साइज में लंग्स अकेले की नहीं बड़ी छोटी कर सकती हूँ खुद अपनी मर्जी से। मुझे इसके लिए थोरेसिक कैविटी की हेल्प लेनी पड़ेगी। और थोरेसिक कैविटी क्या क्या होती है, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक तो दोनों साइड ये रिब्स होती है। ठीक है, तो एक तो थोरेसिक कैविटी में क्या होगी बच्चे, रिब्स हो गई है। एक आपकी ये आगे जो दिख रही है, ये जो तुम्हें दिख रही है, दैट इज स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम हो गई। पीछे क्या होती है बच्चे, बैकबोन होती है। ठीक है, और नीचे क्या होता है, डायफ्राम होता है। ठीक है, तो ये जो है ये चार चीजें मिलके लंग्स की कैविटी को क्या कर, सॉरी थोरेसिक कैविटी बनती है। इससे क्या बनती है, अपनी थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी इस चीज से बनती है। और थोरेसिक कैविटी की हेल्प से ही मैं लंग्स की साइज को क्या कर सकती हूँ, बड़ी छोटी कर सकती हूँ। तो मुझे थोरेसिक कैविटी की साइज क्या करनी है, बड़ी करनी है। तो इसके लिए ये चार चीजों की मैं हेल्प लेती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि रिब्स के बीच में कुछ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं अपन, इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ, इंटरकोस्टल मसल कहाँ होते हैं। ये रिब्स है बच्चे, और रिब्स है, ये देखो ये रिब्स दिख रही है आपको, ये दो रिब्स है ना, ये रिब्स है पसलियां। ये इन रिब्स को आप टच भी कर सकते हो। इनके बीच में ये मसल्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, थोड़े लॉन्गिट्यूडनल है और थोड़े ट्रांसवर्स मसल्स हैं। तो ये दो मसल्स हैं, एक तो ये है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, और दूसरा मसल कौन सा है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो ये जो आपको रिब्स दिख रही है, देखो ये ऊपर वाली रिब है और ये वाली रिब जो है वो नीचे वाली रिब है, और इनके बीच में मसल्स होते हैं जिसे अपन क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल किसके अंदर होते हैं, रिब्स के मसल होते हैं। दो रिब्स के बीच में ये जो आपको दिख रही है इस तरीके से, ये जो दिख रहे हैं। ठीक है, ये इंटरकोस्टल मसल है। एक बाहर की साइड में है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और दूसरे कौन से हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, अंदर की साइड में होते हैं। तो ये इंटरकोस्टल मसल है, बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं रिब्स को बड़ा, रिब्स को हम मूवमेंट देंगे अभी, इन्हीं की वजह से मूवमेंट आएगा। ठीक है, मसल्स की वजह से। मसल्स देख लो आप एक बार और, रिब्स के बीच में मसल्स होते हैं। तो ठीक है, तो अभी अपनों को क्या करना है कि लंग्स थोरेसिक कैविटी की साइज बढ़ाने के लिए, इंस्पायरेशन करने के लिए मुझे अंदर प्रेशर कम करना पड़ेगा। ठीक है, लंग्स में प्रेशर कम करना पड़ेगा, ऐसा मुझे इंतजाम करना है। तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले अपन, आपका डायफ्राम जो होता है, यहाँ पर डायफ्राम बनाया था मैंने। ठीक है, सबसे पहले बता देती हूँ क्या करेंगे। सबसे पहले डायफ्राम जो होता है, ठीक है, ये डायफ्राम में जो है बच्चे, ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, और रिलैक्स होने के बाद क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। ठीक है, रिलैक्स होने के बाद क्या हो रहा है, फ्लैटन हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही रिलैक्स होता है साथ का साथ क्या होता है, फ्लैटन हो जाता है। और डायफ्राम अभी फोटो से बताऊंगी। और जैसे ही ये फ्लैटन होता है तो डायफ्राम कहाँ चला जाता है, नीचे की साइड में चला जाता है। फ्लैट होता है, फ्लैट होने के बाद कहाँ चला जाता है, नीचे की साइड में चला जाता है। सो यहाँ पर, यहाँ मैं आके अगर आपकी चेस्ट कैविटी बना रही हूँ, ठीक है, दीज आर रिब्स, ये मैं रिब्स बना रही हूँ, ये रिब्स हैं आपकी। ठीक है, और ये डायफ्राम है, तो ये फ्लैट हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा फ्लैट हो गया। फ्लैट होने के बाद ये कहाँ खिसक गया, थोड़ा सा नीचे खिसक गया है। तो ये फ्लैट भी हो गया, थोड़ा सा नीचे भी खिसक गया है। ठीक है, तो फिर ये ऐसे नीचे खिसक गया है, तो थोड़ी सी कैविटी की साइज ऑटोमेटिकली क्या हो गई है, थोड़ी सी बड़ी हो गई है। ठीक है, ये नीचे किसका, डायफ्राम। ठीक है, ये डायफ्राम है।
नीचे आ गया। और साथ में जो ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल थे, ठीक है, रिब्स के बीच में आपको पता है मैंने मसल बनाए थे, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कौन से दो थे, एक्सटर्नल और इंटरनल, तो ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल्स होते हैं ये क्या करते हैं, लिफ्ट रिब को ऊपर की तरफ खींचते हैं, ठीक है। सांस अंदर लो, आप बैठे हुए सांस अंदर लो, ठीक है, मैंने लिया, ठीक है, मैंने सांस अंदर लिया तो मुझे पता है कि मेरी जो रिब्स हैं वो बाहर की तरफ निकल गई हैं, ठीक है, आउटवर्ड वेंट्रल साइड पर वापस लो सांस, ठीक है। एक तो सांस लेने से तुम्हारी हाइट भी बढ़ती है थोड़ी सी, ठीक है, हाइट ज्यादा हो जाती है, इसलिए जब तुम्हारी हाइट चेक करवाते हैं तो सांस लेते हैं, ठीक है, कि सांस पूरी भरो तब सीधे खड़े रहो, वो होता है, तो थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि आपकी रिब्स क्या बाहर आ रही है ऑटोमेटिकली। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो क्या करता है, पुल रिब्स, रिब्स को क्या करता है, पुल रिब्स, रिब्स को बाहर की तरफ क्या करा, इसने पुल करा, तो रिब्स जो है वो क्या हुई, बाहर की तरफ बेटा क्या होगी, पुल हो गई है, रिब्स जो है वो बाहर की तरफ पुल हो गई है, ये रिब्स जो है वो रिब्स पुल, ठीक है, आउटसाइड आउटवर्ड, ठीक है, रिब्स आउटवर्ड पुल हो गई। जैसे रिब्स आउटवर्ड पुल होगी तो ऑटोमेटिकली रिब्स कहाँ चली जाएगी, थोड़ी सी बाहर की तरफ या ऊपर की तरफ निकल जाएगी, ऊपर की तरफ मैं बना नहीं सकती हूँ, ठीक है, बाहर की तरफ आ जाएगी थोड़ी सी, और बीच में क्या होगी, बहुत सारी जगह हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, टर्म आई है यहाँ पर कि जो आपका डायफ्राग्म इंक्रीज होता है, साइज बड़ी होती है, ठीक है, तो यहाँ पर एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, मैंने एंटीरियर पोस्टीरियर बता रखा है, ठीक है, एंट्रो पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है, या डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, ठीक है, ये चीज भी मैंने तुम्हें बताई थी अगर याद आ रही हो तो, कि एंटीरियर पोस्टीरियर क्या होता है और डोर्सल वेंट्रल क्या होता है। हाँ, देख लो, ये एंटीरियर है साइड और ये पोस्टीरियर साइड है, और ये वेंट्रल साइड है और ये डोर्सल साइड है, ठीक है। तो आगे पीछे से, आगे पीछे में हमारा जो बॉडी होती है उसमें क्या होता है की पुलिंग होती है, तो आप ऐसे करोगे तो आगे वेंट्रल और डोर्सल साइड में क्या होती है, जगह थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब जगह बढ़ गई है, ठीक है, तो एक्सिस क्या होगी, ये एंट्रो पोस्टीरियर एक्सिस और डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में क्या हो गया है, थोड़ी सी जगह हो गई है, पुलिंग हो गई तो जगह हो गई है, तो यहाँ पर क्या बढ़ गया बेटा, थोरेसिक कैविटी बढ़ गई है, थोरेसिक कैविटी जो क्या होती है पता है तुम्हें, थोरेसिक कैविटी में क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो गई, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हुई तो थोरेसिक वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ। स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, थोरेसिक वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, कितनी हवा भर सकती है, ठीक है, देखो ये है ना यहाँ पे, ये बढ़ गया है, ठीक है, ये अगर ये पुल होगा, ये पीछे की तरफ जाएगा पीछे वाला पार्ट, और आगे की तरफ आएगा आगे वाला पार्ट, टिप्स आगे की तरफ आएगी तो बीच में जगह बढ़ जाएगी, थोरेसिक कैविटी की साइज बढ़ गई तो अंदर वॉल्यूम भी क्या हो गया, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हवा आएगी, ठीक है, थोरेसिक। तो अब अंदर जो लंग्स होगा वो भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये तो एक रिब केज, एक्चुअली में रिब का क्या नाम होता है पता है, रिब का सच्चा नाम क्या होता है, रिब का सच्चा नाम होता है रिब केज, केज समझते हो, रिब केज बोलते हैं, केज का मतलब क्या होता है, पिंजरा, तो ये पिंजरा है जो कि लंग्स को बढ़ने नहीं देता, आप जब रिब केज को बड़ा करोगे तभी अंदर लंग्स की साइज क्या होगी, बड़ी होगी, लेकिन हमने रिब केज को बड़ा कर दिया, रिब्स की हेल्प से इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, रिब्स होगी पुल, स्टर्नम पीछे जाए, स्टर्नम आगे की तरफ आएगी, ये देखो स्टर्नम है, ये आगे की तरफ आएगी, और बैकबोन क्या होगी और पीछे की तरफ चली जाएगी, और डायफ्राम क्या होगा और ज्यादा, ये पहले ऐसा था तो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा डायफ्राम क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, पहले ऐसा था ये ऐसा हो जाएगा फ्लैट, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी क्या हो रही है, जगह हो गई है, बहुत सारी यहाँ पर जगह हो गई है, रिब्स जो है वो इधर इधर से आगे पीछे से पुल कर रही हैं, ठीक है, रिब्स ने क्या करा, आगे भी पुल करा पीछे भी पुल करा, तो स्टर्नम और आगे आ गई, आगे वाली स्टर्नम दिख रही होगी, आगे वाली स्टर्नम है, ठीक है, और फोटो देखते हैं, हाँ ये ठीक है, ये स्टर्नम और आगे आ गई, देखिए ये स्टर्नम जो है आगे वाली ये और आगे आ गई, और ये जो बैकबोन है पीछे वाली और पीछे चली गई रिब्स के इंटरकोस्टल मसल की वजह से, और डायफ्राम और नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो हमारा थोरेसिक कैविटी में क्या हुआ कि बहुत सारी क्या आ गई है, थोरेसिक कैविटी में जगह आ गई, थोरेसिक कैविटी में जगह आ गई तो सीधी सी बात है वॉल्यूम बढ़ेगा, किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब ज्यादा हवा रख सकते हैं, तो लंग्स भी ऑटोमेटिकली क्या है अब बड़े हो सकते हैं, ठीक है। अब थोरेसिक कैविटी बड़ी हो गई, लंग्स थोरेसिक वॉल्यूम भी क्या हो गया है, बड़ा हो गया है, मतलब इसमें ज्यादा हवा रख सकते हैं। तो ऑल ओवर क्या होता है कि इस वॉल्यूम के बढ़ने से पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ता है। पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होता है, पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी वर्ड है लंग, लंग को बोलते हैं, ठीक है, और हेपेटिक वर्ड लीवर के लिए आता है, ध्यान रखो। तो लंग का वॉल्यूम भी क्या हो गया, बढ़ गया है, ठीक है, वॉल्यूम मतलब
हवा कितनी भर सकते हैं लंग में, ऑटोमेटिकली लंग्स भी क्या हो जाएंगी, इस वजह से साइज क्या हो जाएगी लंग्स की, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे लंग्स वैसे अच्छा ही बना देती हूँ, चलो ओके आई ड्रॉ लंग। ठीक है, ये लंग हो गए। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली लंग्स भी क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। अब लंग्स बड़े हो गए आपके। ठीक है, तो अपनों ने एक चीज क्या देखी थी कि लंग की अगर साइज इंक्रीज होती है, ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब साइज बढ़ेगी तो हवा ज्यादा भरेगी अंदर, सच्ची बात है। तो प्रेशर कैसा होता है बेटा, नेगेटिव प्रेशर हो जाता है, ये अपनों ने देखा था। तो लंग का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग में क्या होगा, प्रेशर नेगेटिव हो जाएगा, क्या कम हो जाएगा, नेगेटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर या हम क्या कह सकते हैं, लो प्रेशर हो गया। ठीक है, लो प्रेशर हो गया या नेगेटिव प्रेशर आ गया। ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई। प्रेशर कम हो गया है और किसके कंपैरिजन में कम हो गया है, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में लंग्स में प्रेशर कम हो गया, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में लंग्स में प्रेशर कम हो गया है। अब हर चीज ज्यादा से कम की तरफ ही जाती है, तो सारी की सारी एटमॉस्फेयर जो है बाहर, वहां तो क्या है, एटमॉस्फेयर में तो प्रेशर ज्यादा है, और हमारे जो लंग्स हैं, हमारे लंग्स में क्या है, प्रेशर क्या है, कम है। तो सारी जो एयर होती है वो एटमॉस्फेयर से कहाँ चली जाएगी, सांस लोगे तो ऑटोमेटिकली कहाँ चली जाएगी, अंदर चली जाएगी। तो ये होता है सारी की सारी कॉन्सिक्वेंसेस, इंटरकोस्टल मसल्स कौन से काम में आते हैं। ठीक है, अब अब ये हो गया। ठीक है, अब बाहर निकालना है तो इसे क्या बोलते हैं, हम एक्सहेलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सहेल करना, बाहर की तरफ निकालना। चलो, तो इसे हम बोलते हैं एक्सहेल या एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या होता है, बाहर की तरफ निकालेंगे, वही है चीजें, कोई इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। एक्सपायरेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि अब मुझे वॉल्यूम चेंज कर देना है, मुझे थोड़ी सी कैविटी छोटी करनी है। क्या करनी है, थोड़े से कैविटी क्या कर दो बच्चे, स्मॉल कर दो। थोड़े से कैविटी स्मॉल करोगे तो क्या स्मॉल होगा, थोरेसिक वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, थोरेसिक वॉल्यूम कम हो जाएगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो जाएगा। पल्मोनरी क्या चीज होती है बच्चे, लंग। ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, स्मॉल। हर चीज छोटी हो जाएगी, यानी लंग का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। और अगर लंग छोटा है ना, लंग वॉल्यूम कम है, तो ऑटोमेटिकली अगर लंग का वॉल्यूम कम है तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, या हम लंग का, मैं यहाँ लिख दूं, साइज लिख देती हूँ पहले। लंग की साइज छोटी हो जाएगी, कहीं भी समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछना। लंग की साइज छोटी हो जाएगी तो लंग का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम, मतलब कम हवा भर सकते हैं। वॉल्यूम मतलब पता है तुम्हें ना, हवा कम भर सकते हैं इसके अंदर। अगर वॉल्यूम कम है, ठीक है, पहले वॉल्यूम बढ़ाया था, सो इफ वॉल्यूम इज लेस, ठीक है, इसका मतलब प्रेशर क्या हो रहा है बच्चे, प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो गया, प्रेशर हाई हो गया। ठीक है, और हायर से लोअर की तरफ जाती है हर चीज। तो यहाँ पर मैं आपकी रिब केज बना देती हूँ। तो ये आपके रिब्स हैं, रिब्स के बीच में जो मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल अभी भी काम आएंगे, इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, अब क्या होगा, डायफ्राम जो है वो पहले जो फ्लैट हुआ था ना, यहाँ पर देखा था, ये जो डायफ्राम है जो फ्लैट हुआ था, ये वापस क्या हो जाएगा, वापस इस तरीके से डायफ्राम ऊपर चढ़ जाएगा। पहली बात तो ये ऊपर चढ़ा तो एक तो जगह कम हो गई। ठीक है, फिर रिब्स के इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, इंटरनल दो तरीके की मसल देखे थे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो ये जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होते हैं वो क्या करते हैं, रिब्स को वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन, मतलब रिब्स जो कहाँ है, बाहर की तरफ निकल रही थी, है ना, रिब्स जो है वो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस समझते हो ना, आगे पीछे में फूल गई थी। ठीक है, अब सांस छोड़ो तो क्या होगा, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लौट जाएगी। रिब्स क्या होगी, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लौट जाएगी। डोर्सो वेंट्रली बात कर रही हूँ बेटा, मैं साइड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आगे पीछे की बात कर रही हूँ। ठीक है, आगे पीछे समझते हो, आगे वाला अपना वेंट्रल साइड होता है, पीछे वाला अपना डोर्सल साइड होता है। तो मैं भी ये इस तरीके से 3D व्यू यहाँ ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ, मैं आगे पीछे की बात कर रही हूँ। ठीक है, साइड साइड में नहीं फैलती, आगे पीछे फैलती है। और क्या होगा, इनकी वजह से ये जो स्टर्नम है ये वापस पीछे की साइड चली जाएगी, और जो ये पीछे ये जो बैकबोन थी ये भी थोड़ी शिफ्ट हुई थी, ये भी वापस क्या होगी, अपनी नॉर्मल पोजीशन पर वापस आ जाएगी। तो स्टर्नम और बैकबोन जो है वापस क्या होगी, अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगी। तो मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ, डायफ्रैगम जो है वो वापस क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, फ्लैट था पहले। ठीक है, और रिब्स को इंटर इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, मैंने इंटर इंटर मसल आपको बता रखे हैं मैंने क्या थे वो। ठीक है, तो इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल और इंटरनल दो थे, वो रिब्स को वापस क्या कर देते, ओरिजिनल पोजीशन पर भेज देते, सब अपने अपने ओरिजिनल पर आ रहे हैं। ठीक है, रिब्स ने पुलिंग बंद कर दी, सीधी सी बात है, रिब्स कुछ पुल नहीं कर रहा, तो जो आपका स्टर्नम था, ठीक है,
और जो आपका बैकबोन था, ठीक है, वो दोनों कहाँ चले जाएंगे, नॉर्मल पोजीशन पर चले जाएंगे। तो ये साइज क्या हो जाएगी बच्चे, छोटी हो जाएगी, थोड़ी सी कैविटी स्मॉल हो गई, तो थोड़े से वॉल्यूम भी कम हो गया। वॉल्यूम मतलब कितने हवा भर सकते हैं, तो लंग्स भी ऑटोमेटिकली क्या होंगे, छोटे हो जाएंगे लंग्स भी ऑटोमेटिकली, क्योंकि थोड़ी सी कैविटी छोटी। यही कल हमने पढ़ा था एनाटॉमिकल सेटअप क्या होता है, कि लंग्स को मर्जी से बड़ा छोटा नहीं कर सकते, उसके लिए आपको थोड़ी सी कैविटी को बड़ा छोटा करना पड़ता है। तो थोड़ी सी कैविटी बड़ी छोटी हो गई, छोटी हो गई, तो ये भी छोटा हो गया, ठीक है। अब प्रेशर क्या हो गया, छोटा हो गया, तो प्रेशर इंक्रीज हो गया, लंग्स के अंदर क्या ज्यादा हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया। प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। किसके कंपैरिजन में प्रेशर ज्यादा हो गया बच्चे, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में प्रेशर ज्यादा हो गया। ज्यादा से कम जाता है, हमें पता है, एवरी पार्ट ऑफ एयर विल गो आउट, ठीक है। एयर कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो आप एक्सहेल कर रहे हो, एक्सपायरेशन कर रहे हो, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बता मेरे को, कोई दिक्कत आ रही है। ये चीज तो ऐसी है कि ना जिंदगी भर ना भूलोगे अब तुम, है ना, याद रहेगा हमेशा, इतना कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। चलो, है ना, नहीं भूलोगे मुझे पता है। तो ये अपने बुक का डायग्राम है। देखो बुक में क्या था बेटा, नीट में क्या क्वेश्चन आते हैं, ये है ना, ये छुपा लेंगे, ये तुमसे रिमूव कर देंगे, ये हटा देंगे, और पूछेंगे ये क्या है, ठीक है। ये हटा देंगे, ये पूछेंगे ये क्या है, ठीक है। तो वो अभी अपन देख लेते हैं। चलो, सबसे पहले तो प्लूरा तुमने पढ़ी है कल, लंग्स के ऊपर जो लेयर होती है उसे प्लूरा बोलते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ इनहेलेशन बता रही हूँ, मैं सिर्फ एक्सहेलेशन बता रही हूँ। इनहेलेशन में क्या है, देखो डायफ्राम जो है वो नीचे जाएगा, नीचे जाने से साइज क्या होगी बच्चे, बढ़ेगी, ठीक है। साइज बढ़ेगी। रिब देखो, ये रिब्स है, और रिब्स रेज्ड हुई है, रेज हुई है किसकी वजह से, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जो रिब्स के बीच में मसल थे, रिब्स के बीच में मसल होते हैं, ठीक है, उसे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होते हैं। तो रिब्स रेज होती है, आगे और पीछे दोनों तरफ जाती है, ठीक है। तो और डायफ्राम में जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, यही अपनों ने पढ़ा है, डायफ्राम में नीचे की तरफ आएगा तो साइज अपने आप में बढ़ेगी, ठीक है। और मसल्स जो है वो डायफ्राम के नीचे आएंगे, ठीक है। कई जगह कॉन्ट्रेक्शन लिखा है, कई जगह रिलैक्स लिखा है, जो भी है, लेकिन डायफ्राम में नीचे आएगा, ठीक है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डायफ्राम में नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ खींचेगा, या ऑटोमेटिकली क्या होगी, जगह बढ़ गई है बहुत सारी, ठीक है। तो एयर कहाँ जा रही है, अंदर आ रही है, ठीक है। एक्सेलेशन में क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम, समझते हो वर्टिब्रल कॉलम क्या बेटा, बैकबोन है अपनी, इसने बता नहीं रखी बैकबोन, है ना, कैसे बताएगा, इसके पास डायग्राम नहीं है कि ना, ये 3D फोटो यूज कर सकती है तुम्हारी बुक। तो ये है आपकी बैकबोन, ये बैकबोन, ठीक है। ये पीछे की तरफ और जाती है, और जो ये आपकी जो स्टर्नम होती है, ये आगे की तरफ और आती है, तो जगह हो जाती है। तो मैं सिर्फ आपको बुक का डायग्राम एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि बुक का डायग्राम तुम्हें बुक का ही बनाना है, दूसरे डायग्राम मत बनाना। बुक का ही डायग्राम आपको याद भी बुक का ही डायग्राम करना है, क्योंकि नीट में जब डायग्राम आते हैं नीट में, ठीक है, तो यही बुक के डायग्राम पूछे जाते हैं, फोकस वही करनी है। वर्टिब्रल कॉलम क्या होती है बच्चे, ये बैकबोन है जो इसने बनाई नहीं है, बैकबोन पीछे की तरफ होती है, ये अपनों को पता है ना, स्टर्नम आगे की तरफ होती है, तो बना नहीं पाया है ये। वर्टिब्रल कॉलम क्या होती है, अपनी बैकबोन होती है, ठीक है। वापिस क्या हुआ, देखो डायफ्राम जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर चला गया, यानी वापिस अनफ्लैट हो गया, ठीक है। अनफ्लैट में बोलूंगी, या रिलैक्स हो गया, वापिस अनफ्लैट हो गया है। और रिब्स जो है वो वापिस अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ गई, यानी नीचे बैठ गई है वापिस, ठीक है। और एयर कहाँ हो गई है, बाहर आ गई है। सो दिस इज नोन एज एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन। किस तरीके से एक्सहेल और इनहेल होता है। मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे को बताना। देखो डायफ्राम का साइज भी देख लो तुम, ठीक है। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आ रही है। चलो अपन नेक्स्ट टॉपिक पर आ रही हूँ, और कोई भी दिक्कत आए तो पूछना मेरे से। नेक्स्ट टॉपिक पर पे आने से पहले पूछ लो तो अच्छा है, क्योंकि बाद में बच्चे पूछते तो मुझे वो वापस फिर लिंक करना पड़ता है ना। चलो आगे बढ़ जाओ। आज तो मस्त समझ में आया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब जब आपने ये देख लिया क्या क्या काम में आता है, कब इंटरकोस्टल मसल काम में आते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कब काम में आते हैं। और आप ये है ना अपनी रिब्स को हाथ लगा के भी देख सकते हो, ठीक है। अगर इफ यू आर नॉट सो मच फैटी, ठीक है, तू तो नहीं है फैटी मेरे को पता है, तो हाथ लगाएगी तो रिब्स हाथ में आ जाएगी आगे की साइड में, ठीक है। ये रिब्स हाथ में आती है दबाओगे तो। और स्टर्नम भी बिल्कुल मिडिल में हाथ दबाओगे तो स्टर्नम भी है ये बिल्कुल मिडिल में, चेस्ट के मिड में हाथ लगाओगे तो स्टर्नम होती है। चलो, लास्ट मसल, लास्ट मसल कौन सी, लास्ट मसल तो, लास्ट मसल कौन सी होती है, हाँ इंटरकोस्टल मसल 3 होती है। इंटरकोस्टल मसल जो है
अच्छा, मैं फोटो ही निकाल देती हूँ। ये है इनर मोस्ट, ठीक है, इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल, ये देखो इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल है। तो इनर मोस्ट का तो ऐसे कुछ यूज नहीं है खास, इसका कोई रोल नहीं है, इसका रोल हमें नहीं पढ़ना है अभी, ठीक है, ये हमारे लिए अभी जरूरी नहीं है, जो चीज नहीं जरूरी वो मत पढ़ो, ठीक है, क्योंकि वैसे इतना एक्स्ट्रा बैगेज हो जाता है ना, इतना एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा बेटा, इतना ज्यादा याद करना पड़ेगा अभी तुम्हें कि बायो जो है वो बहुत ज्यादा याद करनी पड़ेगी, रट्टाफिकेशन तो नहीं है पर चीजें याद रखनी पड़ती है बायो में, तो जो इतना जरूरी नहीं है अभी मत पढ़ो, ठीक है। चलो ये हो गया। अब आप जब डीप फोर्स ब्रीथिंग करते हो, ठीक है, हैवी एक्सरसाइज करते हो, जब आप लोग जाते हो जब हैवी एक्सरसाइज, ठीक है, व्हेन यू गो फॉर वेरी हैवी एक्सरसाइज, तो आप क्या करोगे बच्चे, डीप ब्रीथ करोगे, ठीक है, मेरे को टाइम बताना क्योंकि तो अकेली है तो ये मेरे को जूम तो बताएगा नहीं, हाँ 10 मिनट और है। तो जब हम डीप ब्रीथ करते हैं, बहुत ज्यादा अपन क्या कर लेते हैं, ब्रीथिंग कर लेते हैं, सॉरी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है कि आपके जो डीप ब्रीथिंग करने में, ठीक है, अंदर लेने में, ठीक है, तो ये आपके आते हैं, इन्वॉल्व आपको करना पड़ता है इंटरकोस्टल मसल को और डायफ्राग्म को, इनर इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, और डायफ्राग्म, ठीक है। जो इंस्पायरेशन होता है बच्चे, जो सांस तुमने अंदर ली थी ना, जो सांस तुमने अंदर खींची थी, ठीक है, अंदर कहाँ खींची थी भाई, हाँ ये इंस्पायरेशन था, ठीक है, सांस तुमने अंदर खींची थी, तो सांस जब तुम अंदर खींच रहे हो, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ आ रही है सांस, तो ये बेटा जो है वो एक्टिव प्रोसेस होता है। एक्टिव प्रोसेस का क्या मतलब होता है, एक्टिव प्रोसेस मतलब आपको इसके लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, मेहनत लगानी है, क्या करना है, मेहनत करनी है, इसके लिए हार्ड वर्क करना है, तो आपकी एनर्जी इसमें कंज्यूम होती है, ठीक है, आगे रह के ये काम करना पड़ता है, खुद खुद से ये काम करना पड़ता है, ठीक है। और जब आप एक्सपीरेशन करते हो यानी बाहर की तरफ निकाल देते हो, तो ये जो प्रोसेस होता है बच्चे, ये पैसिव होता है। पैसिव का मतलब क्या है, एक्टिव के रिटर्न में पैसिव हो रहा है, इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, इसके लिए कोई आपको काम नहीं करना पड़ा, ये एक्टिव के रिटर्न में पैसिव होता है, ऑटोमेटिक होता है, इसके लिए यू डोंट हैव टू वर्क सो मच। सो व्हेन यू डू हैवी एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा जब अच्छे से एक्सरसाइज कर लेते हो, तो आपको डीप ब्रीथ लेने की जरूरत पड़ती है, सांस लेनी पड़ती है, ठीक है, डीप ब्रीथ जो है वो एक्टिव प्रोसेस होता है, डीप ब्रीथ है ना, हाफते हो तो सांस लेते हो, तो एक्टिव प्रोसेस होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और इसमें इनर इंटरकोस्टल मसल जो है और डायफ्राग्म जो है वो बहुत ज्यादा यूज में आता है, ठीक है। तो ये अपना इंस्पिरेशन से रिलेटेड जो है पार्ट हो गया है, और डीप एक्सपिरेशन है, तो ये है आपकी डीप इंस्पिरेशन। मुबारक अभी कैसे आई बेटा, अभी तो अपनी 11th क्लास चल रही है, ये है डीप इंस्पिरेशन, ठीक है। डीप एक्सपिरेशन में, ठीक है, डीप एक्सपिरेशन क्या होता है, बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ जब अपनों ने एयर फेंकी या बाहर की तरफ जब अपनों ने एयर डाली, तो आपका इंटरकोस्टल मसल काम में आएगा, बाहर की तरफ निकाल रहे हो ना, सॉरी दिस इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, external intercostal muscle, and in this case inner intercostal muscle, ठीक है, और डायफ्राग्म में दो काम में आता ही है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये डीप ब्रीथ का जो इम्पल्स होता है, ठीक है, डीप ब्रीथ करनी है आपको, ये डीप ब्रीथ करनी है, ठीक है, या डीप एक्सपायरेशन करना है, डीप इंस्पिरेशन करना है, ठीक है, डीप ज्यादा लेनी है, नॉर्मल से ज्यादा लेनी है, तो ये कहाँ से शुरू होता है, ये सेरेब्रम से शुरू होता है। व्हाट इज सेरेब्रम, तुमने नहीं पढ़ा है इस साल, पिछले साल, सेरेब्रम आपका ब्रेन मान लो, ठीक है, अभी पढ़ेंगे डिटेल में, इस साल हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि सेरेब्रम क्या होता है, ब्रेन का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो वो डीप ब्रीथ के लिए एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल अंदर लेने के लिए और डीप अंदर खींचने के लिए, ठीक है, और डीप एक्सपिरेशन के लिए इनर इंटरकोस्टल मसल्स। अच्छा, अब नेक्स्ट अपन आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर, दैट
जब आप नॉर्मल ब्रीथिंग करते हो, नॉर्मल ब्रीथिंग करते हो, ठीक है, नॉर्मली सांस लेते हो, तो इसे हम बोलते हैं थोरेसिक ब्रीथिंग। ठीक है, थोरेसिक समझते हो, थोरेसिक कैविटी, इसे थोरेसिक ब्रीथिंग बोलते हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग करते हो। और जब आप थोड़ा सा नॉर्मल ब्रीथिंग करते हो, या इसके बाद अपन क्या करते हैं, थोड़ी सी हैवी ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है। सो डीप ब्रीथिंग जो है वो नॉर्मल ब्रीथिंग, थोरेसिक ब्रीथिंग है, ठीक है। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिया, थोड़ा सा उल्टा बोल दिया है। ओके, सो डीप ब्रीथिंग जो है थोरेसिक ब्रीथिंग कहलाती है, और जो नॉर्मल ब्रीथिंग होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल ब्रीथिंग। सॉरी उल्टा बोल दिया थोड़ा सा। डीप ब्रीथिंग जो है, डीप ब्रीथिंग, ठीक है, डीप ब्रीथिंग समझते हो, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर ली तो डीप ब्रीथिंग जो करे उसे बोलते हैं अपन थोरेसिक ब्रीथिंग, ठीक है। और जो आप नॉर्मल ब्रीथिंग करते हो, ठीक है, इसे बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रीथिंग। एब्डोमेन समझते हो बेटा, पेट, स्टोमक, ठीक है, स्टोमक इन्वॉल्व तो नहीं होता है लेकिन डायफ्राग्म वही होता है, इसलिए अपन इस चीज को बोल सकते हैं। अच्छा, सडन डीप ब्रीथ जो करते हो आप, सडन डीप ब्रीथ, सडन डीप ब्रीथ जो करते हो, ठीक है, सडन डीप ब्रीथ करते हो ना, एकदम से सांस लेते हो अंदर तेजी से, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, सडन डीप ब्रीथ। कभी कभी मुंह से भी करते हो, उबासी आती है ना, यौन बोलते हैं उसको, उबासियां लेना, ठीक है, मुंह से भी कर लेते हो, कभी खुद भी कर लेते हो, सडन अचानक से बहुत तेज डीप ब्रीथ होती है, बैठे बैठे ही कभी अपन कर लेते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा हो जाती है, और ऑक्सीजन क्या हो जाती है, बॉडी में कम हो जाती है, ठीक है। नॉर्मली कभी ऐसा होता है, तेजी से सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज्यादा है, तो उसे निकालने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए, बॉडी में ज्यादा है तुम्हारे, ठीक है, तो फॉर रिमूवल ऑफ CO2, किसके लिए, रिमूवल ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए, एंड फॉर टेक इनटेक ऑफ O2, ठीक है, ऑक्सीजन अंदर खींचने के लिए तुम क्या करते हो, डीप ब्रीथिंग, सडनली बहुत तेजी से डीप ब्रीथिंग कर देते हो। ये हो गया है अपना। अब अपनों को देखना है कि डीप ब्रीथिंग की रेट क्या होती है अलग 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 टाइम पर, हमारी ब्रीथिंग की, नॉर्मल ब्रीथिंग की क्या क्या रेट होती है वो मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। चलो देखो, न्यूनेंट्स क्या होते हैं, वो बच्चे होते हैं जो बहुत छोटे हैं, ठीक है, उसमें 40 to 60 मिनट 60 बार आप ब्रीथ करते हो। ब्रीथ क्या होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों, ठीक है, एक ब्रीथ में आता है। तो ये न्यूनेंट्स जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, एडोलिसेंस मतलब अभी आप हो जो, ठीक है, वैसे। एंड नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट जो होते हैं, ठीक है, इन्फेंट्स, हाँ ये न्यूनेंट्स मतलब इन्फेंट, ठीक है, इन्फेंट की बहुत तेज चलती है, ठीक है। और ह्यूमंस में ये नहीं है, वैसे ये अलग जगह से, आपको एनसीईआरटी का ही डेटा लेना है, तो आप 12 to 16 टाइम पर मिनट ब्रीथ करते हो, ठीक है। 18 to 22 मिनट छोटे बच्चों में, ठीक है, 2 साल से लेकर के और 10 साल तक बच्चे मान सकते हैं। एम्ब्रियो में नहीं होता बच्चे, एम्ब्रियो क्या होता है, जब बने ही नहीं हो, ठीक है, अभी पैदा ही नहीं हुए हो तब की बात है, ठीक है। 10 मिनट, 10 बार ब्रीथिंग 1 मिनट में, जब आप सो रहे हो। फ्रॉग जो है वो 1 मिनट में 80 बार ब्रीथ करता है, रैबिट 1 मिनट में 38 बार, 38 टाइम्स ब्रीथ करता है, और श्रीव जो होती है, श्रीव क्या होती है, छछूंदर, ठीक है, चूहे जैसी होती है, वो 1 मिनट में 120 बार, 120 टाइम्स ब्रीथ करती है, और एलिफेंट जो है वो 1 मिनट में 6 टाइम ब्रीथ करता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जितना धीरे ब्रीथ करोगे उतनी तुम्हारी लाइफ बढ़ेगी और उतनी ज्यादा हेल्दी रहोगे, जितना स्लो ब्रीथिंग होगी। स्लो ब्रीथिंग को बहुत अच्छा माना जाता है, क्यों, ये तुम्हें पता है, तुमने 10th में पढ़ा, एक्सचेंज बढ़ जाती है, ठीक है, वो एक्सरसाइज नहीं करते, योगा प्राणायाम, उसमें स्लो ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करते हैं अपन, है ना। स्लो ब्रीथिंग क्या होती है, जितने टाइम धीरे ब्रीथ करोगे उतना ही ऑक्सीजन को एक्सचेंज होने का मौका मिलेगा, गैसेस एक्सचेंज, चैप्टर का नाम ही गैसेस एक्सचेंज है, तो गैस एक्सचेंज होने का मौका मिलेगा। अब ये क्या है गैस एक्सचेंज, ठीक है, थोड़ा तो आइडिया है, तुमने 10th में पढ़ा था थोड़ा सा, और बाकी अपन और पढ़ेंगे अभी। तो अभी के लिए क्लास फिनिश कर रही हूँ मैं, टाइम इज अबाउट टू ओवर, और बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। और 1 मिनट,